और अब बात चौटाला परिवार की। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों ने आज अपनी अलग राजनीतिक राह पकड़ ली। पार्टी से निकाले जा चुके अजय चौटाला ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। जींद में चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने आज इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जो चंडीगढ़ में अभय चौटाला की बैठक हुई। अजय चौटाला की बैठक में उनकी विधायक पत्नी नैना चौटाला, दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के अलावा सिर्फ 2 विधायक पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी बागड़ भी अजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के साथ आ गए। फिर भी पार्टी पर अभय चौटाला की पकड़ ज्यादा मजबूत साबित हुई। चंडीगढ़ में अभय चौटाला की बैठक में आईएनएलडी के 13 विधायक मौजूद रहे। जींद में अजय चौटाला ने ऐलान किया कि वो आईएनएलडी का सिंबल चश्मा अपने छोटे भाई बिल्लू यानी अभय चौटाला को गिफ्ट करते हैं। वो फैसला तो जींद में बैठ करके सारे साथी लेंगे। वैसे मैंने आपको सुबह ही एक्सप्लेन कर दिया, अब तो नया धंधा नया झंडा होगा और मेरे साथी सारे बैठकर सारे विधायक भी मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। आप चिंता मत करो, एक रूप की अपने आप हो जाएगी। जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे दावा कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने सवेरे ये बात वहां पे स्वीकार कर ली कि अब हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ कोई वास्ता नहीं। अजय चौटाला ने जींद में जुटे आईएनएलडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सामूहिक इस्तीफे लिए और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि अगले 3 हफ्ते में नई पार्टी का झंडा और नाम तय हो जाएगा। 9 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान होगा। अजय चौटाला ने पार्टी और परिवार में झगड़े के लिए अभय चौटाला को जिम्मेदार बताया और अभय की तुलना दुर्योधन से की। दुर्योधन मेरा भाई है, मेरा अजीज है, रहेगा, ताउम्र रहेगा। दुर्योधन राजा भी था, पर दुर्योधन उत्तरदायी भी था, धराशायी भी हुआ, हिंसा का उत्तरदायी भी था, रहेगा। चौटाला परिवार आज जिस मुकाम पर खड़ा है वो अप्रत्याशित नहीं था। बेटों के बीच वर्चस्व की जंग चौटाला परिवार के इतिहास में ही शामिल है। आईएनएलडी की बुनियाद ताऊ के नाम से मशहूर कद्दावर जाट नेता चौधरी देवीलाल ने 1996 में रखी। देश के डिप्टी पीएम रहे देवीलाल के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 को नजरअंदाज करके उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को अपना वारिस बनाया। देवीलाल जब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को 1989 में हरियाणा का सीएम बनाया। देवीलाल उन दिनों जनता दल में थे। जनता दल के बाद वो चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में गए और फिर जब जनता दल कई टुकड़ों में बटी तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ। देवीलाल के जीते जी ही ओम प्रकाश चौटाला आईएनएलडी के सर्वोच्च नेता बन चुके थे। साल 1999 से 2005 तक वो हरियाणा के सीएम रहे। चौटाला ने अपने दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला को भी राजनीति में उतारा। दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा भी था। अजय चौटाला संसद के रास्ते हरियाणा के बाहर सक्रिय थे और अभय चौटाला हरियाणा में सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाते थे। संकेत साफ था कि ओम प्रकाश चौटाला को अभय पर ज्यादा भरोसा है। 2013 में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को टीचर्स भर्ती घोटाला में 10 साल की जेल हो गई और यहीं से परिवार में संघर्ष शुरू हुआ। अजय चौटाला के जेल जाने के बाद उनके बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला को हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। 2014 में दुष्यंत सांसद चुने गए। उसी साल अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला डबवाली सीट से विधायक चुनी गई। चौटाला परिवार में बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन पिछले महीने दुष्यंत चौटाला और उनके चाचा अभय चौटाला के बीच खुलेआम जंग छिड़ गई। ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में नारेबाजी हुई तो चौटाला ने अपने छोटे बेटे अभय का साथ दिया। उन्होंने दुष्यंत और उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाला। अपने दोनों बेटों के समर्थन में अजय चौटाला सामने आए तो उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। चौटाला परिवार में बंटवारे का पहला अध्याय आज पूरा हो गया। तस्वीर साफ हो चुकी है कि एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला है तो दूसरी ओर अजय चौटाला और उनका परिवार। पार्टी का नाम, निशान और झंडा अभय चौटाला के कब्जे में है और अजय चौटाला अब अपने लड़े हैं। जनता दल से निकले आईएनएलडी में आज बंटवारा शुरू हो गया तो बिहार में पुराने जनता दली 2019 में सीट बंटवारे को लेकर बाहुबली बने घूम रहे हैं। बिहार में एनडीए में जारी खींचतान के बीच आरएलएसपी अब आर पार के मूड में है। सीट बंटवारे को लेकर उसने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। हमारी पार्टी ने आज प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया है कि इस महीना के अंत तक बातचीत का दौर पूरा हो, सम्मानजनक सीटों के साथ समझौता हो और अंतिम डिसीजन तक पहुंच जाए। किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से इस महीना के अंत तक इस काम को निपटा लिया जाए।
आरएलएसपी मुखिया और केंद्र में कैबिनेट मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को 30 नवंबर तक सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। कुशवाहा ने दो टूक कहा है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी हैं और उन्हें बीजेपी का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कुशवाहा ने दो टूक कहा है कि आरएलएसपी को बिहार में सम्मानजनक सीटें दे, वरना एनडीए के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। अब जिस स्थिति तक बातचीत पहुंची है और अंतिम परिणाम तक बात नहीं पहुंच रही है, अगर ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक रह जाती है तो मैं समझता हूं कि पूरे एनडीए के लिए घातक होगा। ऐसी स्थिति बहुत नुकसानदायक हो सकती है। सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से समय न मिलने से नाराज कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि अब वो इस मुद्दे पर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे। अब क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं अपनी ओर से कोई प्रयास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ अपनी ओर से पहल मैं नहीं करूंगा। बीजेपी ने जेडीयू के साथ 50-50 फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारे की घोषणा की है। इसके तहत बीजेपी और जेडीयू दोनों राज्य में 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा एनडीए में सहयोगी एलजेपी को 4 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। इसके बाद से ही बिहार में एनडीए में राज जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया है। चारा घोटाले में 14 साल जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सेहत इन दिनों सही नहीं है। लालू कुछ समय से रांची के रिम्स में भर्ती है। उनसे मिलने गई आरजेडी विधायक रेखा देवी ने बताया कि लालू जी के घुटने के पिछले हिस्से में घाव हो गया है, जिससे वो न खड़े हो पा रहे हैं और न ही बैठ पा रहे हैं। उनका ब्लड शुगर भी बढ़ गया है। रेखा देवी ने मांग की है कि लालू को किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां उनका सही से इलाज हो सके। वहीं लालू का इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि इन्फेक्शन रोकने के लिए 2 एंटीबायोटिक दवाएं शुरू की गई हैं। शुगर लेवल बड़ा होने की वजह से इंसुलिन के साथ अन्य जरूरी दवाएं पहले से ही चल रही हैं। फिलहाल उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 1-2 दिन देखने के बाद यदि उनकी तबीयत नहीं सुधरी तो बेहतर विकल्प के लिए सोचा जाएगा। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और बवाल दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर हो रहा है। यह हंगामा है कांग्रेस के युवा नेता स्पर्धा चौधरी के समर्थकों का और हंगामा बरपा है राहुल गांधी के आवास पर। राजस्थान की फुलेरा सीट से स्पर्धा की दावेदारी थी, लेकिन टिकट मिल गया वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरि सिंह के बेटे विद्याधर चौधरी को। स्पर्धा के समर्थकों का आरोप है कि पैसे लेकर टिकट बेचा गया और सारा खेल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने खेला। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट की कार भी रोक ली और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्पर्धा चौधरी करवट कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लिए भरपूर मेहनत करी है। पूरे 200 प्रत्याशियों में, राजस्थान के पूरे 200 प्रत्याशियों में अगर किसी का सर्वे स्पर्धा चौधरी जैसा निकल जाए तो हम ये दावा करते हैं कि हम खुद ही स्पर्धा चौधरी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, हमारे साथ ले जाएंगे। स्पर्धा चौधरी अब आर पार के मूड में है। समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि स्पर्धा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और सचिन पायलट को सबक सिखाएंगे। ये सब स्पर्धा चौधरी के समर्थक हैं। अब आप क्या करेंगे? टिकट तो अब नहीं मिल पाया, आप क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम निर्दलीय से जीत के बताएंगे कि सीट कैसे निकलती है और इस बात का मलाल सचिन पायलट जी को आज नहीं तो बाद में पता चलेगा। कांग्रेस की लिस्ट आते ही पूरे राजस्थान में कोहराम मचा हुआ है। टिकट बंटवारे से नाराजगी ऐसी बढ़ी कि कांग्रेस कार्यकर्ता तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आए हैं। ये कोटा के कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा रखा है। दफ्तर की एक एक चीज पर गुस्सा उतारा। टिकट बंटवारे से भड़के इन युवा कांग्रेसियों ने आगजनी कर पार्टी आला कमान के प्रति आक्रोश जताया। हंगामा जैसलमेर में भी बरपा है। सुनीता भारी का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने हनुमान चौराहे पर बवाल काटा। कांग्रेस के सचिव हरीश चौधरी पर टिकट कटवाने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका। सवाई माधोपुर में भी असंतुष्ट कांग्रेसियों ने गुस्सा निकाला। कांग्रेस नेता मुमताज का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई। मौके पर पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर भगाया।
राजधानी जयपुर में भी कांग्रेसियों ने हंगामा किया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर बाबूलाल नागर के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट को लेकर राजस्थान के कोने कोने से बगावत की आवाज बुलंद हुई है, उससे चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं उससे निशाने पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी है। कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि राजस्थान में पैराशूट वाले प्रत्याशी कहां से आ गए। राहुल जी, चुनाव से पहले पैराशूट लेकर ऊपर से कैंडिडेट जाते हैं, कैंडिडेट टिकट ले जाते हैं। देखा आपने, इस बार मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, एक भी पैराशूट वाला कैंडिडेट टिकट नहीं ले पाएगा। ये वादा राहुल गांधी ने राजस्थान में घूम घूम कर किया था कि दूसरे दलों से आए पैराशूट नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सच कुछ और है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए कुछ नेताओं को तो कुछ ही घंटों में कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। नतीजा ये है कि पूरे राजस्थान में बवाल मचा है और कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि राहुल जी, आपके वादे का क्या हुआ। राहुल गांधी जी कहते थे कि पैराशूट वालों को टिकट काटा जाएगा, बेदाग आदमियों को, नए चोरों, ईमानदार को लाया जाएगा। ऐसा बारां जिले में हुआ नहीं। ये सारा पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई के इशारे पर यहाँ पर लिमिटेड कांग्रेस हो रही है। हाँ, पैसों से टिकट बांटे, आप पैसों से टिकट बांटे। वहाँ सारे लोग कह रहे हैं, AICC में दुनिया भर कह रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए दे के 3 टिकट लेके आए। महारानी का मुकाबला करने के लिए मानवेंद्र सिंह मैदान में उतर आए हैं। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरापाटन सीट से मानवेंद्र सिंह को उतारकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस ने उन्हें वसुंधरा के खिलाफ मैदान में उतार दिया। वसुंधरा से मानवेंद्र लंबे समय से नाराज चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। विश्वास करा पार्टी ने मेरे ऊपर, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ और चुनाव लड़ेंगे। एक स्वच्छ चुनाव होगा, स्वच्छ राजनीति और स्वाभिमान का जो अभियान है उसको हम झालावाड़ ले जा रहे हैं। मैंने कहीं से टिकट मांग नहीं करी थी, मैंने पहले ही घोषित कर दिया था कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने ढूंढ के एक ऐसे व्यक्ति को निकाला जो मांग रहा था टिकट, जिसको टिकट देना नहीं था और यहाँ कोई मिल नहीं रही था, किसी ने कहा चल तू वहां लड़ ले। उनको यहाँ भेज दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है यहाँ, ये राजस्थान की लड़ाई है, ये पूरे झालावाड़ की लड़ाई है और ये परिवार झालावाड़ एक साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा, अकेले वसुंधरा राजे नहीं। उधर सीएम वसुंधरा राजे ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। वसुंधरा ने झालावाड़ में झालरापाटन सीट पर नामांकन भरा। वसुंधरा 2003 से लगातार झालरापाटन से चुनाव जीतती रही हैं। वसुंधरा जब पर्चा भरने पहुंची तो उनके साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह और बहू निहारिका राजे भी मौजूद थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। पर्चा भरने से पहले वसुंधरा ने राड़ी के बालाजी मंदिर के दर्शन किए। बेटे और बहू के साथ वसुंधरा ने यहाँ पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद वसुंधरा राजे ने झालावाड़ शहर में रोड शो भी निकाला। खुली जीप में वसुंधरा के साथ उनके बेटे बहू भी थे, जो लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में चुनाव से 11 दिन पहले बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र रखा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार अलग से नारी शक्ति संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि 12वीं में 75% नंबर से लाने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। बीजेपी ने राज्य में हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने युवाओं के स्वरोजगार के लिए हर हाथ एक काज योजना की भी घोषणा की है। गरीब बच्चों के लिए पहली क्लास से लेकर PhD तक की मुफ्त पढ़ाई का वादा किया गया है। कारीगर यूनिवर्सिटी और फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई है। किसानों के लिए किसान समृद्धि कॉरिडोर की घोषणा की गई है। गेहूं का बोनस बैंक खाते में भेजने का वादा किया गया है। छोटे किसानों के लिए लघु किसान स्वावलंबन योजना की लाने की बात कही गई है। सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन का वादा किया गया है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने की घोषणा हुई है। मैनिफेस्टो में नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही गई है।
दृष्टि पत्र जारी करते हुए सीएम शिवराज ने हर किसी के लिए रोटी कपड़ा मकान का संकल्प पूरा करने की बात कही तो कांग्रेस ने कहा कि यह दृष्टि पत्र नहीं जुमला पत्र है। अभी भी हम लोगों का संकल्प है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम। हम गरीब की भी आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, लगातार बढ़ भी रहेंगे। इनका दृष्टि पत्र आया है, ये जुमला पत्र है, ये फिर से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इन्होंने 15 लाख की बात नहीं करी, किसानों को 50% लागत के ऊपर देने की बात नहीं करी, फिर से नई नई बातें गुमराह करने के लिए ये कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने याद दिलाया कि 15 साल पहले मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने मरणासन्न स्थिति में छोड़ रखा था। कांग्रेस 2003 में गई और चुनाव हारी तो मध्य प्रदेश को किस हालत में छोड़ के गई थी, एक बार उसकी तरफ अपनी याद ले जाइए। जो प्राचीन काल की समस्याएं होती थी, प्रिमिटिव, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कांग्रेस इस स्थिति पे मध्य प्रदेश को छोड़ के गई थी। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। ग्वालियर में सिंधिया ने कहा कि बीजेपी नारा देती है 15 साल बेमिसाल, लेकिन बेमिसाल बीजेपी के मंत्री संतरी हुए हैं जो दिन में 3-3 बार कुर्ता बदलते हैं। बेमिसाल तो केवल भाजपा के नेताओं के लिए जो 15 साल पहले साइकिल पे चलते थे और आज अरबपति बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी में बगावत का सिलसिला थमा नहीं है। बीजेपी की विधायक प्रमिला सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रमिला सिंह शहडोल के जयसिंह नगर से विधायक थी, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिसके बाद नाराज प्रमिला अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। शहडोल में कांग्रेस दफ्तर में नेता विपक्ष अजय सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान है और खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ में 3 रैलियां की, जहां उन्होंने मोदी सरकार से लेकर रमन सरकार तक पर निशाना साधा। कोरिया के बैकुंठपुर की रैली में राहुल ने कहा कि बीजेपी ने 2 छत्तीसगढ़ बना दिए हैं, एक अमीरों का और दूसरा आम जनता का, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो ये व्यवस्था खत्म करेंगे। पिछले 15 साल में आपने देखा कि 2 छत्तीसगढ़ बन गए हैं। एक छत्तीसगढ़ अमीरों का, सूट-बूट वालों का, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा छत्तीसगढ़ आम जनता का। हमें कोई छत्तीसगढ़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक छत्तीसगढ़ चाहिए और उसमें हमें न्याय चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए प्रचार का मोर्चा पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी संभाला। राजधानी रायपुर में सिद्धू ने कहा कि मोदी सरकार अमीरों की कठपुतली है, अमीर जैसा नचाना चाहते हैं, सरकार वैसे ही नाचती है। मैं डंके की चोट पे, सत्य प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता। डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सच है। मैं डंके की चोट पे ये कहता हूं कि मोदी सरकार अमीरों की कठपुतली है। रबड़ का गुड्डा देखा है, चाबी देके छोड़ते हैं उसको। इनकी हर नीति, इनकी नीयत अमीरों को फलदायी सिद्ध करने के लिए होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक भी कर रहे हैं। कभी बीजेपी के लिए खुलकर प्रचार करने वाले अभिनंदन ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो हाथ में केतली लेकर पीएम पर उनके ही अंदाज में तंज कस रहे हैं। अच्छे दिन काला धन खाते में आया क्या? नहीं आया। 15 लाख रुपए आए क्या? नहीं आया। उन्होंने झूठ बोला ना? बोला। अगली बार उनको बनाओगे? नहीं बनाएंगे। किसको बनाओगे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है। कांग्रेस को लाना है, प्रदेश को बचाना है।
चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश में सोने चांदी और नकदी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। उज्जैन में जीआरपी की टीम ने 1 करोड़ का सोना जब्त किया है। मुंबई के 2 कारोबारियों से 3.25 किलो सोने के गहने मिले, जिनकी कीमत 1 करोड़ के करीब है। गहनों के साथ करीब 2.5 लाख कैश भी मिला है। उधर भोपाल में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार से 17.5 लाख कैश जब्त किया गया है। रुपए ले जाने वाले इसका हिसाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान रुपयों का इस्तेमाल किया जाना था। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब पुलिस मंजू वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित मंजू वर्मा के घर की कुर्की जब्ती की गई। इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स मंगवाई गई और कार्रवाई की कमान खुद जिले के एसपी ने संभाल रखी थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद मंजू वर्मा चर्चा में आई थी। यौन शोषण के आरोपी के साथ मंजू के पति का कनेक्शन सामने आने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में जब मंजू के घर पर छापेमारी की तो वहां कारतूस मिले, जिसके बाद आर्म्स एक्ट में मंजू और उनके पति पर केस दर्ज हुआ। मंजू के पति चंद्रशेखर वर्मा सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन मंजू फरार चल रही हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पहले पुलिस ने मंजू के घर पर इश्तेहार चिपकाया और कुर्की जब्ती शुरू करने से पहले पूरे गाँव में ढोल बजाकर मुनादी करवाई। मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कई जगह पे छापेमारी की। उनके विरुद्ध कोर्ट से वारंट भी तय किया गया था, वारंट लिया गया था। उसके पश्चात कल माननीय न्यायालय के द्वारा कुर्की इश्तेहार और कुर्की के लिए आदेश दिया गया। उसी का आज हम लोग मामला यहाँ पर करवा रहे हैं। उनकी चल संपत्ति जितनी भी है उसको कुर्क किया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में आज से तैयारियां शुरू कर दी है। आज पूरे यूपी में कमल संदेश यात्रा का आगाज किया गया। कमल संदेश बाइक रैली के जरिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी के हर बड़े नेता को अलग अलग जगहों की कमान दी गई थी। अलग अलग शहरों में बीजेपी नेताओं की अगुवाई में निकली इस बाइक रैली में नियम कायदे की जमकर धज्जियां उड़ती भी दिखी। दिग्गज नेताओं ने हेलमेट तो पहन रखा था, लेकिन बाइक रैली में चल रहे कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझा। चंदौली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की अगुवाई में बाइक रैली हुई। यहाँ कार्यकर्ता बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते दिखे। मथुरा में अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने बुलेट की सवारी की। बुलेट में वो पीछे बैठी थी, जो बीजेपी कार्यकर्ता बुलेट चला रहा था उसने हेलमेट नहीं पहना था। मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संजीव बालियान और गाजियाबाद में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बाइक रैली की कमान संभाली, लेकिन इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में उनके कार्यकर्ता बिना हेलमेट में बाइक पर चलते दिखे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया है। राजभर ने मंदिर मुद्दे को चुनाव से पहले का ड्रामा करार दिया है। अयोध्या में मंदिर को लेकर बीजेपी साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों का विरोध झेल रहे हैं। बीजेपी पर अध्यादेश लाने या फिर कानून बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आएगा या दोनों पक्ष रजामंद नहीं होंगे, तब तक ना मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ साथ साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों को भी कटघरे में खड़ा किया। ये सिर्फ चुनाव जब नजदीक आ जाता है तब साधु चिल्लाते हैं, संत चिल्लाते हैं, नेता चिल्लाते हैं, समझ रहे हैं ना? इसके पहले नहीं चिल्लाते। आप बताइए 3 महीना पहले क्यों नहीं चिल्ला रहे थे साधु? ये नेता, ये संत लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? राजभर ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कह दिया कि जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। आगरा का वर्ल्ड फेमस ताजमहल भी अब हिंदू, मुसलमान और नमाज पूजा विवाद का अखाड़ा बन गया है। ताजमहल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल की महिला विंग की 3 सदस्य ताज के पास की मस्जिद में पूजा अर्चना करती दिख रही हैं। इसमें बजरंग दल महिला विंग की नेता मीना दिवाकर भी हैं। तीनों महिलाएं पहले गंगाजल छिड़कती हैं, फिर धूप बत्ती जलाकर पूजा कर रही हैं। ये हरकत ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की प्रतिक्रिया में की गई। मीना दिवाकर ने ऐलान कर दिया कि अगर ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ी जाएगी तो पूजा भी होगी। हमने इनको पहले बता दिया था कि हमारी उसमें शिव मंदिर है, हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमने कभी नहीं करने दिया। इनने बीच में नमाज पढ़ के हमारे कुछ लोगों ने नेम तोड़ा, इसलिए आज हमने पूजा की
आरती की, गंगा जल चढ़ा के हमने शुद्ध किया है। अगर ये नहीं मानेंगे, जिनने नमाज पढ़ी है उसमें, तो हम उसमें पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, जल चढ़ाएंगे और शुद्ध करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट भी डाले गए। अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार के बावजूद कई जगहों पर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। कश्मीर घाटी के 6 जिलों, लद्दाख के 2 जिलों और जम्मू क्षेत्र के 7 जिलों में पहले चरण के तहत पंचायत चुनाव के लिए भारी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। पहले चरण में 85 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 420 सरपंचों के लिए आज वोट पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों की बर्बर और कायरतापूर्ण हरकत सामने आई है। शोपिया में अगवा करने के बाद आतंकियों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। 2 दिनों के अंदर इस तरह की दूसरी वारदात है। कल पुलवामा के निकलोरा में 11वीं क्लास के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। दरअसल शोपिया के सैदपुरा से आतंकियों ने 3 लोगों को अगवा किया था। इनमें से 2 को आतंकियों ने छोड़ दिया, लेकिन तीसरे युवक हुजैफ की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को एक बगीचे के पास फेंक दिया। शोपिया में युवक की बर्बर हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, घाटी में एक और युवा को मारने की एक और कायराना हरकत हुई है। इस बार आतंकवादियों ने उनका गला काट डाला। हमारे समाज में इस तरह के बर्बर कृत्य की कोई जगह नहीं है। अब इस वारदात को जस्टिफाई करने के लिए चाहे कितनी भी बातें की जाएं, लेकिन यह अमानवीय बर्ताव है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रही अंदरूनी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। सीबीआई के विशेष निदेशक राष्ट्रीय संस्थाना निदेशक आलोक वर्मा डीएसपी ए.के. बस्सी के बाद अब सीबीआई का एक और अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीबीआई के डिप्टी एसपी अश्विनी कुमार गुप्ता ने अपने ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अश्विनी कुमार गुप्ता ने कहा है कि वो स्टर्लिंग बायोटेक केस की जांच कर रहे थे, जिसमें राकेश अस्थाना की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी केस के चलते उनका ट्रांसफर किया गया है। 12,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने भारत न लौटने का नया बहाना बनाया है। चोकसी ने कहा कि वो 3 महीने तक भारत नहीं आ सकता। उसके वकील ने मुंबई की एक अदालत को बताया कि चोकसी यात्रा करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। वकील ने साफ कहा कि चोकसी स्वस्थ नहीं है, इसलिए उसका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड किया जाए या फिर ईडी के अधिकारी एंटीगा जाकर बयान रिकॉर्ड करें। यही नहीं, उसने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर 3 महीने इंतजार कीजिए। अगर उसकी तबीयत सुधरती है तो वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए आएगा। चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता हासिल कर ली है, जिससे उसके प्रत्यर्पण में दिक्कतें आ रही हैं। लंदन हाईकोर्ट ने दिल्ली की तिहाड़ जेल को सुरक्षित परिसर करार देते हुए यहां भारतीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है, ये कहा है। क्रिकेट फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला के केस में यह फैसला आया है, जो बैंक धोखाधड़ी कर भागे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिहाज से भी अहम हो सकता है। लंदन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तिहाड़ में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक संजीव चावला के लिए कोई खतरा नहीं है। संजीव चावला पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की फिक्सिंग का आरोप है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर विजय माल्या के केस पर भी होगा, जो भारत की जेलों को असुरक्षित बताकर प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस के साथ राफेल डील पर मचे घमासान के बीच भारत अमेरिका से एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर रोमियो खरीदने की तैयारी में है। भारत ने अमेरिका से 24 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर रोमियो खरीदने की इच्छा जाहिर की है। इसकी कीमत $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारत पिछले 10 साल से एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह डील आने वाले कुछ महीनों में फाइनल हो सकती है। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर सिर्फ अमेरिका के पास है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। पीएम मोदी मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने माले पहुंचे। सोलिह का शपथ ग्रहण समारोह माले स्थित नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस समारोह के बाद पीएम मोदी ने सोलिह को बधाई दी। पीएम मोदी ने पूरी गर्मजोशी से सोलिह को गले लगाया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की मालदीव की यह पहली यात्रा है। दक्षिण एशियाई देशों में मालदीव एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की यात्रा पीएम मोदी ने 2014 के बाद नहीं की है। 2015 में मोदी मालदीव की यात्रा करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर
सरकार विरोधी प्रदर्शनों और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। मालदीव के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। भारत कदम कदम पर माले की मदद करता आया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय चीन के प्रभाव में आकर मालदीव ने भारत से दूरी बना ली थी। अब चीन के कर्जे में फंसा मालदीव भारत की तरफ देख रहा है। मालदीव की पिछली सरकार ने विकास के लिए चीन से भारी पैमाने पर कर्ज ले रखा है। नई सरकार ने चीन के प्रभाव से निकलकर भारत से संबंध मजबूत करने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति सोलिह ने वादा किया है कि मालदीव में अब इंडिया फर्स्ट की नीति होगी। ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई के लगभग 30,000 ओला उबर ड्राइवर फिर हड़ताल पर चले गए हैं। ओला और उबर ड्राइवरों ने दिवाली से पहले अपनी मांगों को लेकर 12 दिन तक हड़ताल की थी। दिवाली शुरू होने से पहले परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने नाराज ड्राइवरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी और 15 नवंबर तक मामला सुलझा लेने की बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब ड्राइवरों ने दोबारा हड़ताल का फैसला किया है। ओला और उबर कैब ड्राइवर बेस फेयर 40 रूपये से बढ़ाकर न्यूनतम 100 रूपये करने, प्रति किलोमीटर किराया 6 से बढ़ाकर 18 से 32 रूपये करने की मांग कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि बड़ी कारों के लिए इससे भी ज्यादा किराया तय हो। 19 नवंबर को ओला और उबर के ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक मार्च निकालेंगे। बॉर्डर फिल्म में जिस मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार सनी देओल ने निभाया था, आज उनका निधन हो गया। 1971 के लोंगोवाल के युद्ध में मेजर चांदपुरी की सैन्य टुकड़ी ने बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया था। इसी युद्ध पर बॉर्डर फिल्म बनी थी। मेजर कुलदीप सिंह ने असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया था, जिसके लिए उनको भारत सरकार की ओर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1962 में चांदपुरी भारतीय थल सेना में शामिल हुए। 1963 में उनको ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया। उन्होंने 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध के बाद वो 1 साल तक गाजा में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर रहे। जिस समय लोंगोवाल में पाकिस्तानी फौज का हमला हुआ, उस समय वो मेजर के पद पर थे। उनके अधीन उस समय केवल 120 जवान थे। वो चाहते तो पोस्ट छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने चौकी बचाने का फैसला किया। बेमिसाल बहादुरी का परिचय देते हुए मेजर चांदपुरी ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों और टैंक रेजिमेंट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। गुजरात के अमरेली में गिरनार पर्वत पर लिली परिक्रमा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह पहुंच रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ट्रेन के सफर की ये तस्वीर नहीं बदलती। सत्ता में कोई भी आए या जाए, लोगों के जीवन से खिलवाड़ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये लोग अमरेली के गिरनार पर्वत पर हर साल होने वाली लिली परिक्रमा में शामिल होने जा रहे हैं। लोगों को ट्रेन की बोगियों में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने छत का रुख कर लिया। महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सबने ठिकाना बना लिया। साथ में सामान भी है। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन न इन लोगों को फिक्र है और न ही रेलवे के अफसरों को। कई बार हादसे हुए भी हैं, लेकिन कोई सबक लेने को तैयार नहीं। ये परिक्रमा हर साल होती है और ये खतरनाक सफर भी। सवाल यही है कि आखिर ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं। यूपी के बहराइच में बीजेपी विधायक के पति ने कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। ये सरासर गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। देखिए, सत्ता के नशे में चूर ये जनाब कानून की मर्यादा ही भूल गए और गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं। पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं, लेकिन ये जनाब तो आप इसे इतने बाहर हैं कि किसी के संभाले नहीं संभल रहे। इस दबंग शख्स की हिम्मत तो देखिए कि जो पुलिस वाले पर जूता फेंककर मारा। हंगामा और मारपीट की तस्वीरें यूपी के बहराइच की है और ये जनाब है बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा के पति और पूर्व विधायक दीप वर्मा, जिनके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। दबंग दीप वर्मा ने अवैध बालू खनन की ट्रॉली नहीं छोड़ने पर नानपारा के तहसीलदार के चैम्बर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर साहब पर जूता दे मारा। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को भद्दी गालियां और तहसीलदार को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ काफी देर तक तहसीलदार के दफ्तर के बाहर जमकर तांडव मचाया। उधर इस घटना के बाद गिरफ्तारी की मांग की है।
लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों, मंत्रियों को सुशासन और शालीनता का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि ऐसे दबंग कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। संजय मिश्रा, बहराइच, इंडिया न्यूज। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। आपने हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी का स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने सपना को कुश्ती के रिंग में ठुमके लगाते हुए देखा है? शुक्रवार को करनाल में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां के सेक्टर 32-33 में हुई CWE फाइट में जहां एक और विदेशी रेसलरों ने एक दूसरे को जमकर धोया, तो वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए सपना चौधरी ने रिंग में उतरकर हरियाणवी गानों पर डांस किया। CWE का आयोजन इंडियन रेसलर द ग्रेट खली की ओर से कराया गया है। और इस पर पूरी खबर देखिए रात 10 बजे दमदार 10 में। बॉलीवुड की जबरदस्त जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी की 2 फोटो शेयर कर चुके हैं, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया। अब इस जोड़ी की शादी की कुछ और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें दीपिका और रणवीर शादी के बाद अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ दिख रहे हैं। रणवीर की स्टाइलिस्ट निताशा गौरव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर किया है। इस बीच खबर ये भी है कि दीपिका और रणवीर ने मुंबई के जुहू में 50 करोड़ का एक शानदार बंगला खरीदा है। दोनों पिछले काफी समय से अपने रहने के लिए घर देख रहे थे। अब जो घर दीपवीर ने खरीदा है उसके इंटीरियर का काम भी चल रहा है। जब तक यह घर तैयार नहीं हो जाता तब तक ये कपल रणवीर के पुराने घर में ही रहेगा। दीपवीर की शादी के बाद अब फैंस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जोधपुर के ताज उम्मेद पैलेस में शादी करने जा रही हैं। उम्मेद पैलेस का एक दिन का किराया लगभग $60,000 यानी 43 लाख रुपए है। प्रियंका और निक की शादी 30 नवंबर को लेकर 2 दिसंबर तक चलेगी। उम्मेद पैलेस को दुनिया के बेस्ट होटल का खिताब मिल चुका है। 1943 में बना उम्मेद भवन 26 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय परिसर है। इसके एक हिस्से में मारवाड़ के पूर्व महाराज गज सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहीं एक हिस्से में ताज समूह होटल उम्मेद पैलेस संचालित करता है। प्रियंका और निक हिंदू रीति रिवाज के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज से भी शादी करेंगे। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन की जिंदगी की निजी तस्वीरें लीक होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुंबई पुलिस अब इस मामले में अक्षरा के बॉयफ्रेंड रहे एक्टर तनुज वीरमानी से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अक्षरा ने तनुज के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए 2016 में लीक हुई फोटोज उनके साथ शेयर की थी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या तनुज ने ही ये फोटोज लीक की या फिर किसी ने अक्षरा या तनुज के अकाउंट हैक किए हैं। यही जानने के लिए पुलिस तनुज से पूछताछ कर सकती है। तनुज मशहूर एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बेटे हैं। अक्षरा के पिता कमल हसन और रति ने 1981 में एक दूजे की फिल्म से डेब्यू किया था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या 7 साल की हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने जहां आराध्या के जन्मदिन पर उनके लिए ब्लॉग लिखा, तो वहीं अभिषेक ने पत्नी ऐश्वर्या के साथ उनकी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। अभिषेक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पेंटिंग जैसी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में उनके साथ बेटी आराध्या और पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन दिखाई दे रही हैं। अभिषेक ने इन तस्वीरों के साथ एक संदेश भी लिखा है। अभिषेक ने कहा, नन्ही राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप हमारे परिवार की गर्व और खुशी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम सदा मुस्कुराती रहो और तुम्हारी मासूमियत और प्यार सदा बरकरार रहे। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। एक्ट फिल्मकार एलेक पद्मसी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। एलेक पद्मसी थिएटर की दुनिया का जाना माना नाम थे। उन्होंने गांधी फिल्म में मोहम्मद अली जिन्ना का रोल निभाया था। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग के रूप में जाना जाता है। वे एडवर्टाइजिंग कंपनी लिंटास के फाउंडर थे। एलेक ने हमारा बजाज, लिरेल समेत कई सारे सक्सेसफुल एड बनाए। विलियम शेक्सपियर के नाटक शो मर्चेंट ऑफ वेनिस में उन्होंने काम किया था। एरिक ने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम पीएल्स पद्मसी था, जबकि दूसरी का नाम डाली ठकोरे था। एरिक ने इसके बाद इंडियन थिएटर पर्सनालिटी और पॉप सिंगर शेरोन प्रभाकर से शादी की थी। यूपी के चंदौली में धार्मिक जुलूस के दौरान एक हाथी पागल हो गया। उसने एक शख्स को पटक कर मार डाला। चंदौली के सकल डीहा इलाके में मंदिर में मूर्ति स्थापना से पहले जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड बाजा भी था। बैंड पार्टी में शामिल श्यामलाल अचानक एक हाथी के सामने आकर बाजा बजाने लगा। तभी हाथी बिदक गया। हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर पटक दिया। हाथी के बेकाबू होते हुए भगदड़ मच गई।
महावत ने बड़ी मुश्किल से हाथी को काबू में किया। घायल बैंड बाजा कलाकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अब जुलूस के आयोजकों पर कार्रवाई की बात कह रही है। इन्होंने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से मंजूरी तक नहीं ली थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तेंदुए की आमद से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के पास रक्षा विहार कॉलोनी है। इसी ओर से तेंदुआ एयरपोर्ट में घुसा और एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया तक जा पहुंचा। कुछ यात्रियों ने पार्किंग में तेंदुए को देखा तो तुरंत कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। जब तक कोई एक्शन लिया जाता, तेंदुआ गायब हो गया। अब वन विभाग की टीम को तेंदुए की खोज में लगाया गया है। माना जा रहा है कि तेंदुआ एयरपोर्ट से बाहर निकल गया है, लेकिन इस घटना ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है।